आखिरकार सीरिया में जिसका डर था वही हुआ। वहां के राष्ट्रपति को आखिरकार देश छोड़ना पड़ गया और उन्होंने जाकर रशिया में ले ली है शरण। लेकिन इसके बाद अब सीरिया में क्या होने जा रहा है, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त सीरिया पर है और किसकी रणनीति यहां पर काम कर गई और जो विद्रोहियों के कब्जे में अब सीरिया आ गया है, इसका दुनिया पर क्या असर होने वाला है। और वर्ल्ड सिनेरियो को अगर थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, जहां पर अलग अलग देश कुछ सीधे तौर पर युद्ध में मैदान में हैं तो कुछ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, तो इस वक्त सीरिया की इस स्थिति से किसको फायदा किसको नुकसान और भारत का सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन क्या आ गया है सीरिया को लेकर, सारी चीज आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और मेरे साथ जुड़ गए हैं डिजिटल के मेरे सहयोगी साहिल। सीरिया में वही हुआ जिसका डर था, जो अभी हमने हाल फिलहाल में बांग्लादेश में देखा। सिचुएशंस थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन अंततः तो यही कहा जाएगा कि गृह युद्ध था और गृह युद्ध में चाहे वो अमेरिका का सपोर्ट रहा या जो भी रहा, वहां के राष्ट्रपति को आखिरकार देश छोड़ना पड़ गया है। बहुत सारी चिंताएं अब पैदा हो गई हैं, भारत का रिएक्शन भी इस पर सामने आया है। अंततः अभी क्या लग रहा है सीरिया में, आगे क्या सिचुएशन, और अगर हम थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें, क्या अमेरिका की एक और जीत रशिया के सामने हो गई है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जीत हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम पिछले 3-4 साल में अगर ग्लोबल एस्पेक्ट चीज देखें, पहले पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है, इमरान खान को जेल हो जाती है। उसके बाद हाल ही में बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होता है, शेख हसीना को वहां से भागना पड़ता है। अफगानिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं। अफगानिस्तान में किया जाता है, उसके बाद अब सीरिया में। तो कहीं ना कहीं सीरिया में जो ये चीजें हुई, सीरिया में एक तख्ता पलट हुआ क्योंकि कोशिश की जा रही थी। तकरीबन 50 साल का जो ये पूरा शासन चल रहा था असद परिवार का, ये खत्म हुआ है और काफी लंबे समय बाद हुआ है। क्योंकि अगर हम सीरिया के लोगों की बात करें, जो रिपोर्ट्स में सामने बात आ रही है कि सीरिया के लोग ये बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि असद का शासन खत्म किया जाए, क्योंकि वहां के लोग खुश नहीं थे। अब इसमें वो शिया और सुन्नी वाला रिलेशन भी है सामने, कहीं ना कहीं वो वाला रिलेशन आता है सामने, जिस वजह से ये हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, सीरिया एक ऐसी कंट्री रही है या एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो ऐसा नहीं कि वहां पे अटैक्स नहीं हो रहे, अटैक्स लगातार हो रहे हैं। इस वजह से ग्लोबल मीडिया इसको ज्यादा कवर कर भी नहीं रहा था। मगर सवाल ये उठ रहा है कि जिस समय पर ये अटैक किया गया है, क्यों? क्योंकि अचानक से कोई विद्रोहियों का संगठन आ जाता है और वहां पर अटैक कर देता है। एलोपो जैसी सिटी पर अटैक होता है, उसको कवर कर लिया जाता है। फिर उस पूरी, क्योंकि आप अगर वो पूरा ट्रेस देखेंगे तो ट्रेस एक लाइन है, उस लाइन के अकॉर्डिंग आया जा रहा है। उसके बाद दमिश्क आया जाता है, दमिश्क को कब्जे में किया जाता है, क्योंकि हफ्ते पहले ये बात कह दी गई थी कि दमिश्क पर कब्जा किया जाएगा। कहीं ना कहीं बशर अल असद को ये बात पता थी कि ये होने वाला है, तख्ता पलट होने वाला है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर तैयार थे कि अगर इस तरीके की चीज होती है तो मुझे क्या करना है। क्योंकि जिस समय पर वो देश छोड़कर निकलते हैं, ये कहा जाता है कि उनकी वो फ्लाइट में है, उनका प्लेन उड़ चुका है। फिर अचानक से खबरें सामने आती हैं कि फ्लाइट का जो नेविगेटर है वो सामने नहीं आ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है कि प्लेन कहाँ है, शायद प्लेन को मार गिराया गया है। फिर जब वो रूस पहुंच जाते हैं, फिर रूस की गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट जारी करती है कि बशर अल असद और उनका परिवार यहाँ पर सुरक्षित है, क्योंकि उसका नेविगेटर ऑफ कर दिया गया था, वो मॉस्को पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं ये अगर हम देखा जाए, ग्लोबल एस्पेक्ट में देखा जाए, तो ये रशिया के लिए सबसे बड़ी हार है यार। हम कह सकते हैं कि रशिया के लिए एक सबसे बड़ी अब चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि रशिया सपोर्ट कर रहा था कहीं ना कहीं सीरिया में बशर अल असद की सरकार को। अब क्योंकि अब वहां तख्ता पलट होगा तो कहीं ना कहीं अब सवाल रशिया पर उठने वाला है। और देखिए, बहुत सारी चीजें बाद में सामने आती हैं, तब शायद समझ भी आता है क्यों लोग इस तरह के तख्ता पलट को साहिल सपोर्ट करते हैं। अब जैसे ही वहां से उनके राष्ट्रपति निकले तो फिर उनकी जो आलिशान चीजें थी वो सामने आने लगे और ये लोगों को कहीं ना कहीं जहनी तौर पर सवाल पैदा करता है कि बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं कि हम जनता के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर तो शायद अपनी लग्जरी पर ध्यान दिया जा रहा है। 40 गाड़ियां बताया जा रहा है उनके गैरेज से निकलकर सामने आई हैं। तो इसी लिए हमने देखा है, कई बार श्रीलंका का उदाहरण ले लेते हैं। वहां पर क्या हुआ, जब तख्ता पलट हुआ तो लोगों ने क्या किया, वहां पर राष्ट्रपति हाउस में घुस गए, वहां पर जो लग्जरी चीजें थी उनको देखे। यही अफगानिस्तान से कुछ तस्वीरें निकलकर आई। तो तख्ता पलट को हम सही तो नहीं मानेंगे, लेकिन अंत में जो लोगों का रिएक्शन निकलकर सामने आता है वो शायद इसीलिए आता है कि भैया ये हमारे पैसों पर हमारे लिए बातें करते थे कि हमारे लिए काम करें, लेकिन अंत में ये लग्जरियस जीवन जी रहे थे यहाँ पर। और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब शेख हसीना को वहां पर छोड़ना पड़ा। लेकिन अब इस पर एक बार हम सिनेरियो देखें कि दुनिया क्या कह रही है, क्योंकि अपने अपने हित जुड़े हुए हैं और ये ऑटोमेटिकली होता है कि अमेरिका रशिया तो हर जगह जुड़ी जाते हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हम सीरिया के सभी गुटों को जोड़कर एक आजाद सीरिया बनाने के पक्ष में हैं। सीरिया में जो हुआ उसके लिए असद की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यानी कि वो सीधे सीधे उनके खिलाफ बोल रहे हैं। रशिया को लेकर भी सवाल है, क्योंकि जो एम्बेसी है सीरिया की, वहां भी रशिया के अंदर वहां भी विद्रोहियों का झंडा लहर गया है। और जबकि ये कहा जा रहा है कि असद वहीं पर जाकर छिपे, वो कह रहे हैं हमारे सैनिक सीरिया में सुरक्षित हैं, हमें उनकी सुरक्षा को लेकर विद्रोहियों से आश्वासन मिल गया। यानी कि
रशिया का भी सरेंडर मान लें कि अब कुछ कर नहीं सकते हैं, विद्रोहियों से बातचीत करनी पड़ेगी, उसके भी हित हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि हमें उम्मीद करते हैं कि सीरिया में शांति होगी, नई सरकार लोगों के हित के लिए काम करेगी। और एक छोटा सा रिएक्शन इजराइल का भी हम अगर देखें, पश्चिम एशिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असद सरकार का पतन ईरान के लिए बड़ा झटका है, लेकिन ये खतरों से भी भरा हुआ है। और जाते जाते एक चीन का भी रिएक्शन बता देता हूं। सीरिया के हालात पर हमारी नजर है, हम विद्रोही सेना के शासन में अपने नागरिकों की सुरक्षा की अपील करते हैं। तो खुश कौन है? खुश हो रहा है इजराइल, क्योंकि उसको लगता है कि भैया जिन जिन से हमारी प्रॉक्सी वॉर चल रही है, जो ईरान के खड़े हुए लोग हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हूती हो, उनकी अगर कुछ भी जड़ें हैं तो उनको हम खत्म करेंगे। और खबरें तो ये भी आ रही कि इजराइल के भी लगातार कुछ कुछ वहां पर जो हथियार विमान हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो लड़ाकू विमान हैं। तो अमेरिका खुश है, इजराइल खुश है, रशिया कहीं ना कहीं अब इस मोड में कि करें क्या, क्योंकि पहले ही वो एक तो वॉर लड़ रहा है यूक्रेन से, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इधर ईरान को भी कहीं ना कहीं रशिया सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां काम बन नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका ही फ्रंट फुट पर दिखते हैं वहां पर। और सीरिया में भी कुछ ना कुछ वही होता हुआ नजर आया है। हालांकि भारत यहाँ पर अपील कर रहा है कि भैया हम तो शांति चाहते हैं, और भारत का जो स्टैंड हमेशा से रहा है वही यहाँ भी देखने को मिला है। लेकिन साहिल, ये सारी चीजें जिस तरीके से हुई हैं, इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करें तो इसमें किसके हित आपको ज्यादा नजर आते हैं? क्योंकि सरकारें ऐसे कोई नहीं पलटता है, कुछ उसमें विदेशी ताकतें भी होती हैं, कुछ घर की ताकतें भी होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा आने वाले समय में किसको मिलेगा? देखिए, अगर इसमें हम अगर युद्ध की बात करें, जो युद्ध चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इजराइल को। क्यों? क्योंकि ईरान पूरी तरह सपोर्ट करता है सीरिया को। बिल्कुल। अब जिस समय पर ये अटैक हुआ है, वहां से ईरानी फोर्सेस जितनी भी थी, जो भी उनके लड़ाकू थे या जो भी उनकी आर्मी वहां पे मौजूद थी, वो कहीं ना कहीं वापस चली गई ईरान की तरफ को। यानी वहां पर ईरान ने सीधा अपना सपोर्ट खींच लिया है। अब हुआ इससे क्या है, क्योंकि वो जो एरिया है, सीरिया वाला एरिया है, उसका जो एक, अगर हम उसका नॉर्थ वेस्ट की बात करें, एरिया की बात करें, उस एरिया में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। किनको? हिजबुल्लाह वहां की ट्रेनिंग करता था, हमास वहां की ट्रेनिंग करता था, हूती विद्रोही वहां की ट्रेनिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं जब अब वहां से अगर ईरान चला गया है, तो अब ये जो एंट्री होगी हिजबुल्लाह की, हमास की, हूतियों की, वो वहां एंट्री नहीं हो पाएगी। और अगर एंट्री नहीं होती तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हो यही रहा था। ईरान क्या कर रहा था? ईरान एक प्रॉक्सी वॉर में था, ईरान खुद नहीं लड़ रहा था। और उस प्रॉक्सी वॉर में कहीं ना कहीं एक, जो हम कहें, अगर एक प्यादा था, तो कहीं ना कहीं सीरिया को प्यादा मान रहा था कि सीरिया में अगर हम सीरिया से कुछ भी करवाएं तो सीधा हम पर अटैक नहीं हो सकता है। अब क्योंकि वो जो ग्राउंड है, अब वो जो जगह है, वो अब विद्रोहियों के कब्जे में चली गई है, तो अब क्योंकि ईरान वापस जा चुका है, तो अब सवाल वही उठ जाएंगे, क्या दोबारा ट्रेनिंग करवाई जाएगी? और ये हुआ ना, देखिए मैं खबर बता दूं, 50 साल के बाद पहली बार सीरिया बॉर्डर पर वहां की गोलान हाइट्स वाले हिस्से में इजराइल ने अपनी सेना भेजी। और इससे पहले 1973 में ऐसा हुआ था, तो उसके लिए तो बैटल ग्राउंड जो है एक तरीके से खाली हुआ है। दूसरा एक जो और संकट यहाँ पर नजर आ रहा है भैया, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये कहा जा रहा है कि वहां पर केमिकल हथियारों का प्रोडक्शन वहां की जो सरकार थी उसने खूब किया। अब डर यह है कि भैया ये जो उनके समर्थक मारे गए, असद तो भाग गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वहां पर हैं। जैसा हम बांग्लादेश में भी देख रहे हैं, अभी भी वहां जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, खासकर हिंदुओं को टारगेट कर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शेख हसीना को भारत ने पनाह दी। तो ये वहां पर भी हो सकता है, और इन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है वहां के सरकार के जो समर्थक हैं उनके खिलाफ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये देखने को मिल सकता है। और एक जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये इतना बड़ा अटैक, इतना बड़ा जो विद्रोह है, वो एकदम से कैसे हो गया? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी ऐसा अटैक करना है, आपको कोई इनसाइड सोर्स चाहिए, सरकार के अंदर से कोई बहुत बड़ा सोर्स आपके पास होना चाहिए। असद सरकार की अगर हम बात करें, तो उसमें इतने साल के शासन में कुछ लॉयलिस्ट पक्का असद सरकार के साथ रहे होंगे। अब जब असद वहां से चले गए, तो वो लॉयलिस्ट चाहेंगे कि वो असद वापस आए। क्यों? क्योंकि अगर कोई देश कमा रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज बढ़ती है। बिल्कुल, कोई भी देश भ्रष्टाचार से अछूता नहीं रह गया है। अब यहाँ पर जो मीडिया रिपोर्ट्स में बात कही जा रही है कि हो सकता है, क्योंकि जब असद ने देश छोड़ दिया, मगर सीरिया के जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद गाजी अल जलाली, उन्होंने देश नहीं छोड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जो पावर ट्रांसफर होगी उसके लिए यहाँ रहूंगा, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अपना ऑफिस का काम करूंगा। तो यहाँ पर सवाल उन पर उठ रहे हैं कि क्या कहीं वो इनसाइड सोर्स वही तो नहीं है? क्या तख्ता पलट में उनका बहुत बड़ा हाथ है? क्यों? हो सकता है, क्योंकि अगर इस तरीके की पावर कोई बोल दे कि किसी भी देश पे हमला हो रहा है, वहां का राष्ट्रपति वहां से चला गया है, आर्मी वहां से पीछे हो चुकी है, मगर प्रधानमंत्री कहता है कि नहीं, मैं ऑफिस जाके काम करूंगा, तो सवाल काफी बड़े उठ जाते हैं। बिल्कुल, ये सवाल है। लेकिन अब देखना है कि सीरिया में क्या होगा, क्योंकि सारा फोकस इस वक्त दुनिया का जो है वो सीरिया पर आ गया है। जब तक वहां पर शांति बहाल नहीं होती है, स्थिरता नहीं आती, तब तक नजरें वहां पर बनी रहेंगी। और जो भी अपडेट है सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आपको जानने को मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या
रशिया की एक बार फिर से अमेरिका के सामने इसे हार माना जाए। वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।